सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज की क्लास जो बेटा होने वाली है वो बेसिकली क्लास 12th बोर्ड्स के लिए स्पेशली क्लास है। ठीक है, बोर्ड्स की क्लास के लिए स्पेशली ये जो क्लास है एक बोर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट और लाइक का ईजीएस्ट चैप्टर है। ठीक है, और तुम सबके लिए गाइस सब सुन लो। ठीक है, उज्जवल पंकज इधर ध्यान दो। देखो सुनो, होता क्या है भाई, हमारे पास बेसिकली देखो बेटा गवर्नमेंट के द्वारा ना एक हर साल संसद भवन में या कह लो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा आपके लिए एक बजट प्रिपेयर करा जाता है। ठीक है, बजट को कुल मिला के भाई ऐसे कहा जाता है कि एक लंबा चौड़ा सा बिल होता है। ठीक है, विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, हमारे देश का जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होगा ABCD, वो भी हमारे देश का एक बजट प्रिपेयर करेगा। कितने इनकम रहेंगे, कितने एक्सपेंडिचर रहेंगे, ठीक है, कितनी मेरी कमाई है और कितने मेरे खर्चे हैं, वो हम सब इस पे ध्यान देंगे कि भैया बजट कुल मिला के एक बेटा एक ऐसा क्रूशियल टॉपिक है जो डील करता है। देख, हम अपने घर में हर साल एक ना एक बजट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, हर साल कह लो, हर महीने में कह लो कि इतने का राशन लेके आऊँगा और इतने का राशन लेके आऊँगा और भैया इतने का कुछ अपनी बाइक पे खर्चा करूंगा, इतना पेट्रोल पे खर्चा करूंगा, इतना इस पे खर्चा करूंगा। डिफरेंट मतलब एक्सपेंडिचर करता हूँ। इधर अपनी टोटल इनकम करता हूँ कि महीने में मैंने कितना पैसा कमाया। ठीक है, महीने में मैंने कितना पैसा कमाया और कितना पैसा खर्च करा। इट इज टोटली डील विद द बजट। कोई डाउट यहाँ तक? दोबारा बताता हूँ। देखो बेटा, होता क्या है कि अब यहाँ पर मैंने बजट को डील करा। बेसिकली एक चीज़ का वर्ड क्या नाम आया? गवर्नमेंट। तो दो वर्ड का नाम क्या बन गया? गवर्नमेंट बजट। अच्छा, यहाँ पर किसके पैसे के लेन देन की बात करूंगा मैं? सरकार के। कॉमन सी बात है, गवर्नमेंट के पैसे का लेन देन की बात करूंगा नहीं करूंगा कि गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च कर रहा है, कितना पैसा अर्न कर रहा है, कितना पैसा एक्सपेंडिचर कर रहा है। उसी चीज से निकल के क्या आता है बेटा? गवर्नमेंट बजट। मतलब गवर्नमेंट बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री। ठीक है, और इसके साथ साथ मतलब गवर्नमेंट की इनकम, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कहाँ किस बात करते हैं बेटा? सारी चीज़ें गवर्नमेंट बजट में। देखो, बजट कभी भी कोई जनरल पब्लिक नहीं बनाता। बजट आपकी फैमिली में भी बनता है, बजट आपकी हर जगह भी बनता है। बजट इज बजट एवरीवेयर। ठीक है, चाहे वो आपकी जॉइंट फैमिली हो, चाहे न्यूक्लियर फैमिली हो, चाहे आपकी गवर्नमेंट हो, हर जगह आपका बजट प्रिपेयर करा जाता है कि भैया मेरी इतनी इनकम है, इतने मेरे खर्चे हैं, तो इसमें मैं कितना सेव करूंगा। ये सारी चीज़ें कहाँ निकल के आती हैं भैया? गवर्नमेंट बजट से। बेटा बोर्ड्स का ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ईजिएस्ट चैप्टर इसलिए कह रहा हूँ, मोस्ट ईजिएस्ट वे टू स्कोर मोर नंबर्स इन दिस चैप्टर। आप आसानी से इस चैप्टर में बहुत अच्छे नंबर स्कोर बहुत प्यार से कर सकते हो। इट कैन ईजिली बी स्कोर्ड विद चैप्टर। अगर मैं एज कंपेयर टू बात करूँ, देखो नेशनल इनकम की। ठीक है, नेशनल इनकम हो गया, एक सेकेंड, हाँ जी, एक तो नेशनल इनकम हो गया। ठीक है जी बोर्ड वालों। दूसरा आया भैया आपका क्या नाम है? एग्रीगेट डिमांड। हल्का सा एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स, ये हल्का चैप्टर थोड़ा सा हार्ड है। पहला कौन सा है? नेशनल इनकम, ADAS। तीसरा तेरा चैप्टर आ गया गवर्नमेंट बजट। मतलब ऐसा चैप्टर जो एज कंपेयर टू इनके मुकाबले बहुत आसान है। तो तेरे लिए स्पेशली बेटा ये है कि तेरे लिए ये बहुत इजी चैप्टर है। और बेटा जो ये बच्चे व्यूअर्स कर रहे हैं, जिनको सिर्फ भाई आई एम नॉट ब्लेमिंग कि भैया सब बच्चे एक जैसे होते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को सिर्फ 12th में पास करना है, नॉर्मल नंबर ला के रैंकिंग करनी है। ठीक है, कि भैया हमारे पापा का बिजनेस अच्छा खासा सामी है, मुझे तो खाली पास होना है वीडियो देख के। भैया के एक सेशन मान लेना कि भैया गवर्नमेंट बजट पढ़ जा। ठीक है, और दो चैप्टर के नाम और बताऊंगा मैक्रो में, उनको पढ़ जा। एटलीस्ट ये है कि ये नहीं कह रहा कि भाई तू टॉप मारेगा। हाँ, एटलीस्ट ये है कि तू इकोनॉमिक्स में पास हो जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इंडियन इकोनॉमिक्स का भी अलग बताऊंगा। तो अपनी लिस्ट में गवर्नमेंट बजट को ऐड कर लियो याद से। जहाँ चैप्टर को डीप से पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। हर चीज़ को बहुत प्यार से सुनोगे तो इसी क्लास में, इसी वीडियो में बहुत आराम से रिकॉर्ड हो जाएगा और आराम से आप याद कर सकते हो। ये मेरी गारंटी है। बस पूरी वीडियो ध्यान सुनना और बहुत कान में ईयरफोन लगा लेना। ठीक है, गंभीरता से फ़ोन की स्क्रीन पे ही ध्यान देना, मेरी आंखों में देखना। ठीक है, यही पूरा चैप्टर इसी क्लास ऑन द क्लास में ही याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। सुनो जी, लाओ बुक लाओ। सुनो जी, होता क्या है बेटा? देखो, एक पहला आ रहा है गवर्नमेंट बजट। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से मैंने बोला कि हर साल
तो ये एनुअल स्टेटमेंट होगा नहीं होगा? तो मैंने बोला कि भैया गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। क्या बोलेगा बेटा इसको? गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड या दैट शोज एस्टिमेटेड रिसिप्ट। क्या बोलेगा पंकज? एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। मतलब गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन क्या बनी? गवर्नमेंट बजट रेफर्स टू एन एनुअल स्टेटमेंट विच शोज एस्टिमेटेड एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। किसकी डेफिनेशन बनी है? तीन बातें निकल के आई बेटा, देख सुन पे। कौन सी स्टेटमेंट है ये? स्टेटमेंट है ये एनुअल स्टेटमेंट। गवर्नमेंट बजट इज एन दैट शोज एस्टिमेटेड रिसिप्ट। क्या बोला मैंने? दैट शोज एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। कोई डाउट यहां तक? दोबारा बोल देता हूं भाई। पहला बोला किस बात कर रहा हूं भाई मैं? गवर्नमेंट की कौन सा स्टेटमेंट होता है ये? एनुअल स्टेटमेंट, एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। ठीक है। शोज क्या बोलते हैं यहाँ पे? शोज। यहाँ पे शो चल रहा है एक नहीं, एक स्टेटमेंट शो कर रही है कि हम इतनी उम्मीद करते हैं कि हमारे देश में बेसिकली इतना एक्सपेंडिचर होगा और इतना। यहाँ पर रिसिप्ट का वर्ड आ रहा है, ध्यान रखना। एक मैंने वर्ड जोड़ा रिसिप्ट। ये रिसिप्ट आपकी वो नहीं है पर्ची वाली रिसिप्ट, नहीं। दिस शोज योर इनकम। क्या बोलेगा बेटा इसको? इनकम। ठीक है। तो क्या बना? कॉपी में लिख लो फटाफट, कॉपी निकाल लो गाइस तुम सब अपने। वो लिखो मेरे साथ। बजट इट रेफर्स टू एन, देखो, इट रेफर्स टू एन एनुअल स्टेटमेंट। इट रेफर्स टू एन एनुअल स्टेटमेंट showing estimated receipt and estimated expenditure। ठीक है जी? सुनो जी, अब आगे लिखो। देखो सुनो, कुछ ना यहां पर बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं रिगार्डिंग बजट। इसका टॉपिक का नाम ही इसको कहते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग बजट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग बजट का मतलब ये है कि बजट को बनाने वाला कौन है, बजट को तय करने वाला कौन है, बजट को डिज़ाइन करने वाला कौन है, बजट को कौन बनाए। ठीक है जी? दोबारा बताया तो देखो, बजट बेसिकली पहला आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है जी? अच्छा, तुम्हारे हिसाब से पंकज तू बता इसी बात पे, जो बजट है वो कौन सी गवर्नमेंट बनाएगी? हमारे देश में दो गवर्नमेंट चलती है, राज्य सरकार और देश सरकार, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, एक तो मैं तूने बोला भैया बजट को कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। गुड, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट पे आई, कॉमन सी बात है भाई। मैं ये बोलता हूँ कि बेटा बजट इज प्रिपेयर्ड एट ऑल लेवल। बजट इज प्रिपेयर्ड एट ऑल लेवल। ये बजट आपका यूपी के द्वारा ही प्रिंट करा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कितना खर्चा हो रहा है, उत्तर प्रदेश के द्वारा टैक्स कितना कलेक्ट करा जा रहा है, उत्तर प्रदेश की क्या नाम है आपकी इनकम कितनी है, एक्सपेंडिचर कितनी है। ओके सर। ठीक है, दोबारा बोल देता हूँ, इट इज प्रिपेयर्ड बाय एट ऑल लेवल। गवर्नमेंट बजट इज प्रिपेयर्ड एट ऑल लेवल। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। इट इज प्रिपेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। The reason behind making by the state government because आपका बेटा 29 स्टेट से मिलकर एक कंट्री बनती है। ठीक है, रिपोर्टिंग, वो बजट तो है रिपोर्टिंग। ठीक है, कॉमन सी बात है, बजट तो है रिपोर्टिंग। ठीक है, सुनो मेरी बात, मतलब यहाँ पर कोई दूसरा पॉइंट आता है इसके बाद बेटा, एस्टिमेटेड रिसिप्ट, जितना भी खर्चा होगा, जितनी भी इनकम होगी। आया? ठीक है, एस्टिमेटेड रिसिप्ट और जितने भी एक्सपेंडिचर होगा और जितना भी रिसिप्ट होगा, इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाय द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन गवर्नमेंट। लिख लो पॉइंट फटाफट से। पहला डालो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट बजट, साथ के नोट बनाते चलना तो आसानी मिलेगी बहुत ज़्यादा। वैसे PDF में डाल दूंगा लिंक में, तो वो तुमको हेल्प करेगी। पहला डाल लो बेटा, पहला पॉइंट बनाओ।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट बजट, पहला लिखो, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट प्रिपेयर इट्स एनुअल बजट। दूसरा पॉइंट लिखो, एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, देखो एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब बेटा एस्टिमेटेड रिसिप्ट का मतलब होता है कि ऐसी चीजें अभी जो हुई नहीं है, मैंने उनका एक अनुमान लगाया है कि एस्टिमेटेड रिसिप्ट कि कितनी मेरी इनकम होने वाली है और कितने मेरे खर्चे होंगे। ये बजट का एक ऑब्जेक्टिव बनता है, जो ऑब्जेक्टिव अभी हम पढ़ेंगे कि बजट किसके ऊपर काम करता है। बात समझ में आ रही है आपको? चलो फटाफट भी एक बात जाना, जब भी बजट प्रिपेयर होता है, जब भी बजट प्रिपेयर है, इट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड बिफोर द पार्लियामेंट। मतलब बजट आपका जो प्रिपेयर करा जाएगा, इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड विद इन द अपफ्रंट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में बजट को प्रिपेयर करे बिना आप कंट्री में बजट को पास नहीं कर सकते। तो बजट पहले कहाँ से पास होगा? पार्लियामेंट से। तो पहला क्या बोलेगा? पार्लियामेंट। बेटा साथ क्या याद करते जाना। पहला पॉइंट क्या आया था भैया? सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट प्रिपेयर बजट एट ऑल लेवल। दूसरा पॉइंट क्या आया? एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन गवर्नमेंट। लास्ट पॉइंट क्या आया? पार्लियामेंट। मतलब बजट कहाँ प्रेजेंट होता है? पार्लियामेंट में। ठीक है जी? हाँ, ये थोड़ा डीप का टॉपिक है, वही वाली बात है वीडियो एक्सटेंड करने की बात। ठीक है, कहाँ बोथ द हाउस में याद रखो कि पार्लियामेंट प्रेजेंट होता है बजट। ठीक है, चौथा पॉइंट आता, देखो सुनो मेरी बात। द बजट रिवील द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। कोई भी बजट जब भी कोई सरकार प्रिपेयर करती है, देखो हर साल कोई ना कोई नई कोई पार्टी आती है, ठीक है, गवर्नमेंट की, वो पार्टी अपने बजट प्रिपेयर करती है अपने अनुसार। अब इसलिए हमारे देश में गवर्नमेंट कौन चल रही है? बीजेपी, भाजपा। ठीक है, अब जब भाजपा चल रही है तो भाजपा अपनी परफॉर्मेंस को कैसे दिखाएगी कि भैया मेरी कमाई इतनी थी और मैंने इसका इतना खर्चा करा है। मतलब बजट इज लाइक एन परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। क्या बोलेगा भैया इसको? बजट इज लाइक एन परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। लिख लो इसको भी, बजट इज एन लाइक एन परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। कोई दिक्कत यहां तक? दोबारा पढ़ लो बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट बजट। पहला पॉइंट क्या आया? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट प्रेजेंट द बजट एट ऑल लेवल। दूसरा पॉइंट क्या आया? एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट। दोबारा बोलो, पहला पॉइंट क्या बोला भैया मैंने? सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। क्या बोला मैंने? सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट प्रेजेंट द बजट एट ऑल लेवल। दूसरा पॉइंट क्या आया? एस्टिमेटेड रिसिप्ट एक्सपेंडिचर ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, बजट कहाँ प्रेजेंट होता है? पेमेंट। चौथा पॉइंट है बजट इज एन परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट और रनिंग गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट देश में काम कर रही है कि बजट उसका चिट्टा बट्टा है, गवर्नमेंट कैसे किया है, करने है, ये जा रही है। पॉइंट आए बेटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में अच्छी तरह याद। ठीक है गाइस, अब लास्ट अब तक तो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े बजट के बारे में। ठीक है, अब मैं तुमको बताने जा रहा हूँ। देखो अब आता है बेसिकली ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट। बोर्ड का अब तक का पिछले 10 साल का फेवरेट क्वेश्चन, मार्क करके चलना, लाइक कह रहा हूँ ना, एक मंत्रा दे रहा हूँ, एक ना एक ऑब्जेक्टिव ना आए अनसब्सक्राइब कर दे चैनल को। ठीक है जी, तुम भी सुन लो सारे क्लास वाले। ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट आना बहुत एक ना एक 100% निश्चित है। ठीक है, सुनो मेरी बात। हेड देखो बेटा, हर इंसान मेरे हिसाब से, देखो ये तो खैर मैं बजट की बात कर रहा हूँ, बट एक एक्स्ट्रा टिप, 2 मिनट का ज्ञान।
ठीक है, देखो जिस भी इंसान का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, कोई एम नहीं होता, मेरे हिसाब से कोई बेसिकली वो इंसान है ही नहीं, ठीक है। तो एवरी पर्सन हु इज हैविंग सम ऑब्जेक्टिव, ऐसे के साथ आपका इसी चीज़ से बजट काम करता है, ठीक है। बजट का ऑब्जेक्टिव क्या है, बजट कैसे काम करता है, इधर बात सुनो भैया। देखो बेटा, बजट के पहले पॉइंट में आता है, इसको कहते हैं रीएलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेस। सुनो भैया, पहला पॉइंट क्या आता है, रीएलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेस। अच्छा देखो, 2 मिनट रुक, ठीक है जी बेटा। पहला पॉइंट आ रहा है रीएलोकेशन ऑफ द रिसोर्स। देखो रीएलोकेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के पास सपोज जेब में 5 रुपये पड़े हैं, गवर्नमेंट उसको किस तरह बेस्ट यूज़ की तरह लगाना चाहती है। रीएलोकेट का मतलब होता है रीयूज, काइंड ऑफ उसको रीएलोकेट करना एक जगह से। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या आ रहा है, रीएलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेस, मतलब थ्रू द बजटरी पॉलिसीज। क्या बोलोगे इसमें, थ्रू द बजटरी पॉलिसीज गवर्नमेंट ऑलवेज एम और ऑब्जेक्टिव टू रीएलोकेट द रिसोर्सेस। मतलब कहने का उद्देश्य बेटा ये आता है कि गवर्नमेंट हमेशा अपने रिसोर्सेज को एक अच्छी जगह पे लाना चाहता है, ठीक है। जहां पर बेटा पहला पॉइंट आ रहा है टैक्स कंसंसेशन ऑफ सब्सिडीज। रुको मेरी बात, पहले एक बार मैं लिख लेता फिर तुम लोग लिखना। दूसरा पॉइंट आता है गाइस, डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। सुनो जी, पहला पॉइंट आ रहा है गाइस टैक्स कंसंसेशन ऑफ सब्सिडी। देखो सुनो मेरी बात, किसमें कहते हैं, टू इंकरेज द इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट गिव टैक्स कंसंसेशन सब्सिडीज टू इंकरेज, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट डिस्करेज द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल गुड्स लाइक लिकर, सिगरेट, इंकरेज द खादी प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग देम सब्सिडीज। कहने का उद्देश्य बेटा रीएलोकेशन में पहला पॉइंट आता है टैक्स कंसंसेशन। कंसंसेशन का वर्ड देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स के बच्चे हो तो पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहां पर वर्ड भी आता है एक टैक्स, ठीक है। 2 वर्ड से मिलके बना टैक्स कंसंसेशन। क्या बना भाई, टैक्स कंसंसेशन। कंसंसेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज में टैक्स को बचाना। गवर्नमेंट हमेशा, आपको पता है शराब और लिकर के ऊपर, सिगरेट के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है, एज कंपेयर टू अदर गुड्स। अच्छा सुनो मेरी बात, मैं यहाँ पर आपको 2 गुड्स का नाम लेता हूँ, एक का नाम है लिकर और एक का नाम है नहीं बिस्किट नहीं, ऐसे प्रोडक्ट जो बेसिकली इंडिया में बनते हैं, लाइक खादी प्रोडक्ट, जो हाथ से बने हुए खादी प्रोडक्ट जो गवर्नमेंट सरकार बनाती है। अच्छा आपको क्या लगता है गवर्नमेंट इन दोनों में से के ऊपर किसके ऊपर छूट देगी, लिकर के ऊपर छूट देगी? नहीं, लिकर पे ज्यादा टैक्स, लिकर के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाएगी और खादी के ऊपर सब्सिडी देगी। सब्सिडी का मतलब क्या होता है, कंसेशन देना, किसी भी मतलब आपको एक तरह से कैश असिस्टेंस देना। क्या बोलोगे इसको आप, कैश असिस्टेंस देना। आपके पास कुछ है, आप उसमें कुछ पैसा बचाकर आप पब्लिक को वापस कर दो। रीजन, इसका रीजन क्यों है, बिकॉज गवर्नमेंट अपनी आने वाली बच्चे जो हैं, तुम जैसे नौजवान बच्चे जो हैं, उनको लिकर के ऊपर इंकरेज करना नहीं चाहती कि लोग इसको ना पिए, इसलिए इसके ऊपर क्या लगाती है, टैक्स। पैकेट के ऊपर छापती है बड़ा बड़ा कि ये चीज़ हार्मफुल है पीने के लिए, पर लोग जब भी पीते हैं। अब मुझे पता है एक ना एक देखने वाला है, पी आप प्रोग्राम बना रहा होगा जाने का कि चला जा भाई छुट्टा मारने चल रहे हैं, है ना, आई नो दिस, चलो ठीक है, ठीक है। मतलब पहले क्या बोला भैया, गवर्नमेंट हमेशा हार्मफुल गुड्स के ऊपर क्या करती है बेटा, बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस लगाती है। इसी का दूसरा पॉइंट क्या आता है, खादी। क्या बोलते हैं बेटा इसको, खादी। और खादी के ऐसे प्रोडक्ट्स को इनकरेज करने के लिए कि इस चीज़ को लोग जब प्रमोट करने के लिए ज़्यादा से लोग खरीदें, इसके ऊपर क्या करते हैं, सब्सिडी, ठीक है, हैवी टैक्सेस और साथ में क्या बोलेगी इसके ऊपर, सब्सिडीज। तो क्या पॉइंट बना बेटा, टैक्स कंसंसेशन ऑन सब्सिडीज, क्या वो सॉरी टैक्स कंसंसेशन ऑन सब्सिडीज। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, सुनो मेरी बात।
अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है बेटा, डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बोलेंगे इसको? डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। सुनो मेरी बात, ऐसा कहते हैं बेटा गवर्नमेंट, there are non-profitable activities which are like water supply, sanitation, order, directional defense. These are called public goods. Such activities undertaken by the public to raise social welfare. मैं बता, देखो होता क्या है। देखो हमारे देश में कई बार नॉन प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। एक पिछला मैंने एक वीडियो डाल रखी है, पूरी इंट्रोडक्शन है इस बिजनेस के बारे में, जहाँ पे इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को टच करा गया है, ठीक है। उसी वीडियो में जाकर देखना कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। आपने क्लास 11 में ही पढ़ा होगा। ऐसी कुछ बेटा कमाने वाली एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ से गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिलता, उसका प्रॉफिट होता ही नहीं है। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग। पहला पॉइंट दोबारा आ जाओ, मुझे पता है भूल रहे हो सारे। पहला पॉइंट क्या पढ़ा ऑब्जेक्टिव हमने? रीएलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। क्या पढ़ा भैया हमने? रीएलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। इसके अंदर पहला पॉइंट क्या आया? टैक्स कंसेशन ऑन सब्सिडीज, ऑन सब्सिडीज, ठीक है। यहाँ पर कौन से दो गुड्स आए? एक आया लिकर, एक कौन सा आया? खादी। लिकर तुम सबका फेवरेट और खादी तो किसी का फेवरेट आज तक कभी हुआ ही नहीं है। सुनो भैया, दूसरा आता है बेटा डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। क्या आता है भाई? डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अरे सोई तो नहीं हो ना, सुनो। अब आता भाई डायरेक्टली, देखो मैंने इनको बताया कि हमारे देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्या बोला मैंने? इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, होती क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी? जिनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है अर्न करना, प्रॉफिट कमाना नहीं। प्रॉफिट कमाना बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां से इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कमाना, ऐसी एक्टिविटी से आप कमा रहे हो। और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी 3 तरीके से होती हैं। कौन कौन सी? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। याद आया? सुनो जी, इसी को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। कैसे करोगे भैया? कि भैया हमारे देश में कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं, देयर आर सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या बोला उज्ज्वल मैंने? देयर आर सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर नॉन प्रॉफिटेबल। अच्छा, तेरे देश में गवर्नमेंट वाटर सप्लाई कर रही है, कमाने का काम कर रही है, नहीं कर रही? वाटर टैक्स तुम्हारे घर पे आता है नहीं आता? आता है। हाउस टैक्स आता ही नहीं आता? हाउस टैक्स में अभी खोल के देखना पर्चा, उस पर्चे में शांत, उस पर्चे में एक वाटर टैक्स का कॉलम लगा होगा, बट यू नो गवर्नमेंट उस पर प्रॉफिट नहीं कमा रही। जिस पैसे का आपको पानी सप्लाई कर रही है उस पैसे तो बहुत कम है यार। 300 साल भर का हाउस टैक्स लगभग 400-500 रुपये आता है। अगर 12 से डिवाइड भी करते तो मुश्किल से 50-60-70 रुपये बैठेगा, आया ना? बिकॉज इट ए नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटी। गवर्नमेंट ऐसी एक्टिविटीज़ के ऊपर कभी भी प्रॉफिट कहीं भी नहीं कमाती। बात समझ में आई? तो नॉन प्रॉफिटेबल में एक तो वाटर सप्लाई हो गया, एक हो गया नेशनल डिफेंस, आर्मी नेवी, आपके सोल्जर्स, ये भी एक तरह से बिजनेस ही है गवर्नमेंट के लिए। बिजनेस तो नहीं है बट एक लाइक ऑफ देश का प्रोटेक्शन। इनकी तनख्वाह पे क्या गवर्नमेंट को पैसा कमा पाएगी? नहीं कमा पाएगी। तो लाइक वाटर सप्लाई, नेशनल डिफेंस और कुछ एक आधा नाम और सुन लो, लाइक लॉ एंड ऑर्डर्स, ये सारे इस तरह की चीज़ें होती है बेटा। इनको बोलते हैं पब्लिक गुड्स। क्या बोलते हैं इनको? पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स। सच एक्टिविटीज़ आर इन द पब्लिक और सोशल वेलफेयर। मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ सोशल वेलफेयर के लिए ही हमेशा काम आती है। सोशल वेलफेयर का मतलब होता है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, बेटर डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। मैंने क्या कौन सा ऑब्जेक्टिव बोला भाई? पहला रीएलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। क्या बोला भाई मैंने? रीएलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। इसके अंदर दूसरा पॉइंट, 2 पॉइंट कौन से आए? टैक्स कंसेशन ऑन सब्सिडीज, डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। टैक्स कंसेशन में कौन से दो वर्ड, दो गुड्स आए? लिकर और खादी। लिकर के ऊपर हैवी टैक्स, खादी के ऊपर सब्सिडीज। डायरेक्टली गुड्स में मैंने क्या बोला? इकोनॉमिक एक्टिविटी, पर वो किसके लिए होंगी? सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। वेलफेयर का मतलब क्या होता है? डेवलप। पहला ऑब्जेक्टिव आया रीएलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है बेटा। देखो ऑब्जेक्टिव बार बार ये चीज़ कहूँगा कि बजट में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही चीज़ को पढ़ोगे तो आपके नंबर ईजिली आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको बजट में गार्ड मान के रखना ना, विदाउट इन दिस पेपर अगर आपने ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़े
तो बेटा बजट आपको ना तो आने वाला है ना बजट में ऑब्जेक्टिव के अलावा कुछ आएगा एक्सेप्ट न्यूमेरिकल्स, ठीक है, न्यूमेरिकल्स तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। बेटा दूसरा ऑब्जेक्टिव आ रहा है, इस ऑब्जेक्टिव का नाम है बेसिकली आपका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखो बेटा स्टेबिलिटी जिंदगी में भी चाहिए होती है, लाइफ में भी स्टेबिलिटी होती है। जब पर्सन अनस्टेबल होता है वो हमेशा अनस्टेबल ही रहता है, ठीक है। स्टेबिलिटी इज वेरी रिक्वायर्ड वेदर इट्स इनकम, वेदर इट्स बजट, वेदर इट द एनी पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम। उसी चीज़ से बजट में रिलेटेड आता है कि बेटा बजट का दूसरा पॉइंट आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कुल मिला के इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट अपने बजट से हमेशा ये चाहती है कि गवर्नमेंट, सपोज दिस इज लाइक अ पॉवर्टी लाइन, ठीक है। हमारे देश में अक्सर महंगाई मंदी ऐसे चलती है, ठीक है, लाइक दिस अप एंड डाउन, ठीक है। जब मेरे देश में मंदी लाइक दिस वर्क मतलब ऐसे काम करती है तो क्या होगा, बिकॉज कॉमन सी बात है फ्लक्चुएशन होंगी। तो मतलब भैया इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कीवर्ड कौन सा आया, फ्लक्चुएशन, ठीक है। फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है, दैट इज चेंज, मतलब ऐसी फ्लक्चुएशन जो हमारे इकोनॉमिक में कॉन्स्टेंटली होती रहती हैं। मैंने बोला कि मेरे देश में अगर आज इन्फ्लेशन है तो कल क्या डिफ्लेशन होगा, बिल्कुल होगा। मैंने बोला मेरे देश में आज मंदी है तो कल बाजार उठेगा, नहीं उठेगा। शेयर मार्केट भी तो होता है, शेयर मार्केट ऊपर नीचे हमेशा गिरता है, सेंसेक्स जो होता है वो ऐसे चलता है हार्ट बीट की तरह। जो शेयर होल्डर बना गया, ट्रेडर्स बनोगे तुमको तो पता चलेगा कि भैया ऑब्वियसली बेटा हमेशा जो भी हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, जब भी गवर्नमेंट बजट बनाया जाता है, इट इज ओनली विद द मेन मोटिव ऑफ टू मेंटेन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कि मेरे इकोनॉमी में जो ये फ्लक्चुएशन बहुत सारी आ रही है कैसी रहे, हमेशा फ्लक्चुएशन, मतलब अमीर के पैसे अमीर में रहे, मतलब गरीब के इतना वो बेचारा भुखमरी में होता है, ठीक है। बिकॉज एनी कंट्री इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, इट मीन्स उस कंट्री में बहुत सारी ऐसी सर्टेन चेंजेस कर रही है। भैया ये हमने दो देख ली कि पहली आपने बोला कि रिसोर्सेस एलोकेशन में सब पॉइंट बताए, उसके अलावा भैया इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर विल बी कवर्ड इन दिस पार्ट। बिकॉज़ ये लंबा यार कोई होता है तुम जाओगे भैया 1 घंटे सुन रहे हैं वीडियो, एक्चुअली आज वाला जो लेक्चर क्लास 11 का रिकॉर्ड कर रहा था वो काफी लंबा हो गया, तो आई के पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है जी। तो इसलिए मैंने कहा कि भैया सेकंड पार्ट में मैं आपको कवर कर दूंगा, पार्ट 1 में ये है कि आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, ठीक है। बेटा रीएलोकेशन, अपने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पढ़ ली, इसके बेटा तीसरा पॉइंट आ रहा है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देख बेटा होता क्या है बाबू, अब तक हमने 2 पॉइंट पे रीएलोकेशन, एक आया इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तीसरा पॉइंट बेटा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये कहता है कि गवर्नमेंट अपना पैसा जो अमीरों से लेती है और गरीबों पे खर्च करती है, ऐसे ही होता है हमेशा, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। इस चीज को चेंज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इम्पोज लाइक अ रिच पर्सन, ठीक है, मिस्टर अंबानी, मिस्टर टाटा, ठीक है। और यही मेरे साथ मेरे पास एक गरीब व्यक्ति है जो बेचारा रो रहा है, ठीक है, बहुत रो रहा है बेचारा ये, ठीक है, इज अ पुअर पर्सन। जैसे हम तुम भाई गरीब आदमी हैं, हम गाँव इतना अमीर आदमी है, ठीक है, ठीक है। ये एक अमीर आदमी है, गरीब आदमी, अमीर आदमी तो भैया ये धड़ पैसा अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, तुरंत पैसा हर सेकंड पैसा क्रेडिट हो रहा है। अब गवर्नमेंट इस चीज़ को ठीक करने के लिए क्या करे कि भैया मुझे अपने गरीब व्यक्ति जो बंदा है उसकी प्रॉब्लम भी ठीक करनी है। गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बेटा एक काम करती है, गवर्नमेंट कहती है कि भैया सॉरी रिच पर्सन, एक काम करूंगा मैं तेरे ऊपर हैवी टैक्सेस लगाऊंगा, आई विल इम्पोज हैवी टैक्सेस ऑन रिच एंड इन्वेस्ट ऑन द पुअर। यहाँ तो कोई भी डाउट, दोबारा बोल देता हूँ बेटा, देख यहाँ पर हमारे पास बेसिकली 3 तरह के पॉइंट आते हैं। पहला मैंने क्या बोला, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में क्या लिख के आएगा कि मैम गवर्नमेंट इम्पोज हैवी टैक्सेस ओवर द रिच एंड इन्वेस्ट ओवर द पुअर, अमीरों से लेगी गरीबों को देगी। ऐसे हमारी इकोनॉमी में क्या होता है, इसको वाला डिस्ट्रीब्यूट दे बेटा। हमेशा इकोनॉमिक्स और बिजनेस में गार्ड बांग चल 2 RNB से पढ़ रहा है, जहां पे हमको शब्दों से कैचिंग करनी है, ठीक है। मैंने बोला रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब 2 वर्ड से बना, एक तो री आ गया इसमें, एक डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। डिस्ट्रीब्यूट दोबारा करना, जो अमीर कमा रहा है उसको दोबारा करना। हाँ यहाँ तो कोई भी डाउट, तो भैया कुल मिला के ये कितने ऑब्जेक्टिव आ गए, 3। पहला क्या बोला मैंने, रीएलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेस। दूसरा क्या बोला भैया मैंने, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तीसरा क्या बोला मैंने, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यहाँ तो कोई भी डाउट, ठीक है जी। सुनो, अच्छा जब भी हम बजट की बात करते हैं तो क्या गवर्नमेंट उसमें जाती है कि मैं अपनी इकोनॉमी की ग्रो करूँ नहीं करूँ?
हाँ या ना करना मेरे साथ। बिल्कुल भैया, आपने गवर्नमेंट हर साल बजट बनाती है, उसमें एक चीज़ की बात करती है, जीडीपी। जीडीपी का मतलब बेटा अभी जब नेशनल इनकम पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा जीडीपी क्या होता है, और आपका एंड बहुत सारे डिटरमिनेंट्स, बहुत मज़ा आएगा नेशनल इनकम पढ़ने में। चिंता मत करो, बस भैया के साथ बने रहना, और जो लाल बटन का एक आ रहा होगा सब्सक्राइब उस पर मार देना, तो मुझे मेरी फीस मिल जाएगी, एंड आई विल बी हैप्पी टू टीच यू विद एवरीथिंग। ठीक है, क्या बोला बेटा मैंने? जीडीपी। अब जब भी कोई बजट बनता है तो गवर्नमेंट क्या उसमें जीडीपी को बढ़ाने का सोचती है? नहीं सोचती, बिल्कुल सोचती है, बिकॉज जीडीपी नहीं बढ़ेगी तो देश का विकास नहीं होगा। जब भी कोई भी बजट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो गवर्नमेंट हमेशा उसमें यही चाहती है कि इट एम टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ जीडीपी। वो जीडीपी की जो परसेंटेज है उसको बढ़ाने की हमेशा इस तरीके से बजट को प्रिपेयर करती है। मतलब भैया पॉइंट क्या है, अगर जीडीपी बढ़ेगी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो और चीज़ें बढ़ेंगी, महंगाई कम होगी तो इकोनॉमी की ग्रोथ होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। गरीबों को रोजगार मिलेगा, उनके जेब में थोड़ा सा पैसा आएगा, अमीरों से टैक्सेस लिया जाएगा, एक प्रॉपर सीक्वेंस बनेगा मैनर का, गवर्नमेंट अपना अच्छा काम करेगी, मतलब क्या होगा? इट्स कॉल्ड एन इकोनॉमिक ग्रोथ। यहां तक कोई भी डाउट नहीं बच्चों? कुल मिला के कितने पॉइंट आए? पहला मैंने क्या बोला? रीएलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। दूसरा क्या बोला भैया आपने? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जहां पे वर्ड कौन सा आता है? फ्लक्चुएशन। क्या आता है भाई? फ्लक्चुएशन। तीसरा क्या बोला बेटा मैंने? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अमीरों से लो गरीबों को डिस्ट्रीब्यूट करो। यहाँ तो कोई भी डाउट? तीसरा क्या बोलता था? क्या बोला मैंने भैया? इकोनॉमिक ग्रोथ। हर बजट जो भी प्रिपेयर से करा जाता है, बजट ऑलवेज एम टू प्रिपेयर विद द वन मोटिव, टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ जीडीपी और द परसेंटेज ऑफ जीडीपी, टू इंक्रीज द इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ तो कोई भी डाउट? 4 पॉइंट हो गए क्लियर भैया। चलो जी, एक लास्ट पॉइंट 5 बार कवर कर लेते हैं, इसको बोलते हैं बेटा मैनेजमेंट बाय पब्लिक एंटरप्राइज। होता क्या है बेटा, हमारे देश में ना जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर मतलब कौन सी? ये तो पता होगा, कॉमन सी बात है, आपने 10 में ही पढ़ा होगा शायद, वो 10 में पढ़ा होगा, 11 में ही पढ़ा होगा बिजनेस में, कि भैया हमारे देश में 2 तरह सेक्टर होते हैं, एक होता है प्राइवेट सेक्टर, एक होता है पब्लिक। अच्छा, पब्लिक से मतलब क्या निकल गया है भाई? पब्लिक प्राइवेट मतलब हमारे से आप जो मतलब प्राइवेट लोग अपना सेक्टर चलाते हैं, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट अथॉरिटीज, ये सारे कौन सेक्टर होगा? प्राइवेट। अब जो चीज़ सरकार की है, गवर्नमेंट की है, तो क्या वो पब्लिक सेक्टर होगा? नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब मैंने बोला कि बेटा तुम्हारे हिसाब से डू यू नो कि हमारे देश में जो पब्लिक सेक्टर है इट इज़ कन्वाइंड टू 3 थिंग्स। मतलब मेनली जो डिपार्टमेंट है वहाँ 3 चीज़ों में पाया जाता है। इसमें एक रेलवे भी आता है, जिसको आप मतलब इस चीज़ में गवर्नमेंट का ही हाथ है, प्राइवेट का कोई योगदान नहीं है। पर हर बजट इस प्रिपेयर से करा जाता है कि बजट ऑलवेज एम। अच्छा, जब भी कोई सेक्टर प्राइवेट सेक्टर खोलेगा तो क्या उससे गवर्नमेंट की कमाई बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी? हाँ, ये बात जरूर है कि वो प्रॉफिट मोटिव से खोला जाएगा, सोशल वेलफेयर होने से रहा। एग्जाम्पल, जो लोग दिल्ली में बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा DMRC, बहुत ही पगला, बहुत बड़े सा एग्जाम्पल है, और दिल्ली में ही रेलवे चलती है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। अगर आपको से आई बिलोंग फ्रॉम गाजियाबाद, अब मुझे गाजियाबाद से दिल्ली से, अगर मुझे दिल्ली से ट्रेन से जाना है, नॉर्मल ट्रेन से, पैसेंजर गाड़ी से, तो मेरा टिकट मैं फ्री में भी चला जाऊँगा, TC अगर नहीं पकड़ा तो, ठीक है, चेकिंग वेकिंग नहीं है, मैं चुपचाप टॉयलेट वाटर गुजर के बैठ पहुँच जाऊँगा किसी तरह भी। अगर मुझे मेट्रो से जाना है, DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, तो क्या ये मेरा टिकट मुश्किल से 50 रुपये का होगा? नहीं होगा? कश्मीरी गेट तक का बिल्कुल होगा। क्या वहाँ पे AC चल रहा होगा? नहीं चल रहा होगा? क्या ट्रेन में AC होगा? ट्रेन में AC का दिल्ली तक का टिकट भाई 500 रुपये का होगा कम से कम, 500 ज़्यादा बोलिए, 300 का तो होगा, तो मैक्सिमम 300 तक का अमाउंट का टिकट तो होगा। मतलब भैया आपकी बात से मुझे ये समझ में आया कि जो भी प्राइवेट सेक्टर होगा दैट इज ऑलवेज ओपन और फॉर द प्रॉफिट मोटिव। आपको आज एक बात बहुत सच्चाई बता दूं, दिल्ली मेट्रो इज नॉट अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, इट्स एन जॉइंट स्टॉक कंपनी, जहां पे पब्लिक और प्राइवेट ने दोनों इसको मिलकर बनाया है। नाम क्या दिया है इसको? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। इसलिए आपको मेट्रो में साफ सुथरी सफाई मिलेगी, अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, खूबसूरत माहौल मिलेगा। दिस इज लाइक एन DMRC। यहाँ तो कोई भी डाउट? ठीक है। अब यही चीज़ अगर आप रेलवे चले जाओ, रेलवे जाकर एक बार ट्रेन का टॉयलेट देख के आना, घुस के बैठना बारी हो जाएगा तुम्हारा, हाँ है ना, तो जी वहाँ पे ठोक देना लाइक। ठीक है जी, सुनो मेरी बात, कुल मिला के बेटा मैनेजमेंट बाय पब्लिक एंटरप्राइज में 2 बातें आई कि प्राइवेट एंड पब्लिक। पब्लिक सेक्टर इज फाइन टू लिव सेक्टर, रोल में पब्लिक सेक्टर पाया जाता है और हर बजट इसी एम करा जाता है ताकि गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंशन है वो उसको कम करे, प्राइवेट सेक्टर को जगह दे आने के लिए। इसलिए आप देखते हो कि पब्लिक सेक्टर में अब इतना चीज़ें नहीं पाई जाती जितनी एज कम्पेयर टू सेक्टर बन रही है।
ठीक है। जैसे बटरवाई महाराष्ट्र में तो उसमें अंबानी ने हेल्प करी, ठीक है, सिर्फ शेयर के उसके पास ज़्यादा हैं, ठीक है। कई जगहों पे बिजली का जो उत्पादन है प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं, अदानी कर रही है, हाँ या ना। हम तो सरकार का है, बट हु आर टेकिंग अ कंट्रोल, बिकॉज गवर्नमेंट विल टेक अ हैवी अमाउंट ऑफ टैक्सेस फॉर देम, दे आर लाइक ए सोर्स फॉर देम। तो गवर्नमेंट हमेशा अपने बजट में ये प्रिपेयर करती है कि इट विल ओपन गेट्स फॉर द प्राइवेट सेक्टर, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं, ठीक है जी। उसके बाद बेटा लास्ट पॉइंट आता है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कुल मिलाकर 6 पॉइंट हो जाएंगे बेटा लास्ट से 6। ठीक है बेटा, तो मतलब लास्ट पॉइंट आता है कि मतलब सरकार अपने गवर्नमेंट सेक्टर में इतना नौकरी कहती है 90,000 ये 90,000 वो, मैंने इतनी नौकरी दी, हमने इसके के लिए इतना बिल पास करा, पर रियलिटी पिक्चर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। बट वी डोंट नो ये हो क्या रहा है, होता क्या आने से कुछ कोई मतलब नहीं है। हमें जिस चीज़ से मतलब है कि भैया बजट जब भी प्रिपेयर करा जाता है, इट इज़ ओनली प्रिपेयर फॉर द वन मोटिव, दैट इज टू जनरेट मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। कुल मिला के दोबारा बोल देता हूँ बेटा कि इन एवरी बजट वेन एवर इट इज़ प्रिपेयर्ड, it is prepared with one of the most important objective to generate the employment for the poor and for the whole economic society to generate maximum employment। या तो कोई भी डाउट? तो भैया कितने पॉइंट आए यहाँ पे? 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ गवर्नमेंट बजट, जहां पर मैंने क्या बोला पहला बेटा? रीएलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेस, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तीसरा क्या बोला बेटा मैंने? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। चौथा क्या बोला भैया मैंने? इकोनॉमिक ग्रोथ, कि मतलब हर इकोनॉमी से क्या करना चाहते हैं हम? इकोनॉमिक ग्रो करना चाहते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, कान खोलो सुनना भाई, सोना मत बिल्कुल भी। दोबारा बोला बेटा मैंने, पहला क्या बोला? रीएलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या बोला मैंने? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब फ्लक्चुएशन। तीसरा क्या बोला भैया मैंने? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। चौथा क्या आता है? ग्रॉस, हर बजट से एक ही चीज से प्रिपेयर करा जाता है टू ग्रो द इकोनॉमी। 4 पॉइंट। पांचवा क्या बोलता है भैया आपका? टू जनरेट मैनेजमेंट बाय पब्लिक, मैंने जो रफ कर दिया गलती से, सॉरी, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट बाय पब्लिक। या तो कोई भी डाउट? लास्ट पॉइंट क्या आता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब रोजगार के साधन। कितने पॉइंट है भैया यहाँ पे? 6 के 6 पॉइंट एक बार अपनी बुक से भी रीड कर ले, संदीप को प्रेफर करना, ठीक है। नोट्स की पीडीएफ मैंने भी लिंक में डाल दी है, उन नोट्स को प्रेफर करना। तुरंत ही साथ के साथ भी नोट्स बनाओगे तो बेस्ट रहेगा, और पीडीएफ को कॉपी तुम्हारे लिए, तुम्हारे बेनिफिट के लिए है, बट ट्राई टू मेक नोट्स विद मी, ठीक है। इट्स गोइंग टू बेनिफिट यू मच मोर इन योर एग्जाम्स, ठीक है। अगर आपको लिखना नहीं आएगा तो मेरी बातें आपके लिए बिल्कुल निरर्थक हैं। लिखना सीखो, मेरा बोलना सीखो, ठीक है जी। सुनो मेरी बात। अब यहाँ पे कुल मिला के बेटा ये 6 पॉइंट तो ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट हो गए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द बजट। अब तुझे 2 बातें मैं इस चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको बोलते हैं बेटा देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव इन 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ बजट। इस बजट के भी 2 भाई हैं। कितने भाई हैं इसके भाई? 2 भाई। एक का नाम है रेवेन्यू बजट RB, एक का नाम है कैपिटल बजट CB। दोबारा बोलता हूँ, मेहनत जाकर जाएगा तो बहुत फायदा मिलेगा भाई तुझे। मैंने बोला पहले, मैंने बजट के कितने भाई? 2 भैया। एक भाई का नाम RB बड़ा भाई, छोटा भाई का नाम क्या है? CB। CB को क्या बोलते हैं? कैपिटल बजट। RB से क्या निकल के आया बेटा? रेवेन्यू बजट। एक तकनीक सिखाने वाला हूं, उस तकनीक को तुमने अगर इस चीटिंग से, मेरे चीटिंग से कर ली तो तुमको बजट में, पूरे बजट में कोई सा न्यूमेरिकल कोई तुमको हरा नहीं सकता। कोई सी डेफिनेशन आ जाए, मैम कोई सा कुछ भी दे दे, तुमको आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो भाई 4 बार देखिए इस वीडियो को। सुन मेरी बात, मैंने बोला बेटा R, एक वर्ड ले लिया मैंने C। अच्छा, अकाउंट्स में कैपिटल पड़ा होगा, तो कैपिटल किसी भी अकाउंट के लिए कभी लायबिलिटी होती है, एसेट होती है? लायबिलिटी होती है। अच्छा भैया, मतलब लायबिलिटी यहाँ पर शायद क्रिएट हो सकती है। मैं नहीं बोल रहा, तुम लोग बोल रहे हो कि भैया कैपिटल का मतलब है लायबिलिटी। मैंने बोला होती, बट भैया रेवेन्यू का मतलब तो होता है किसी की कमाई। जब किसी बिजनेस से बात करते हैं तो वो ये कहता है कि भैया हाँ मेरे इतना रेवेन्यू है, मतलब विच नायर लायबिलिटी। मतलब भैया आप बोला बजट होता है जो ना लायबिलिटी क्रिएट करता ही। तो मैंने रिवेन्यू बजट दोबारा बोला, रिवेन्यू बजट में मैंने क्या बोला? रिवेन्यू बजट फर्स्ट फॉर दैट विद लायबिलिटी और एसेट। हां तो कोई भी मेरा भैया कैपिटल बजट इट फर्स्ट टू बजट आइदर रिक्रिएट और रिड्यूस। यहां पे बोला
डोमिनेशन का बजट, जहां भी आर आएगा इसका क्या बन रही है, नहीं है एसेट कम, यहां पर भी यहां पर क्रिएट या तो लायबिलिटी बढ़ रही है, उतनी बढ़ रही है और भी कम। ऐसा कोई भी डाउट या भैया दो पहला कौन सा रेवेन्यू बजट, दूसरा कौन सा कैपिटल बजट, यहाँ तो कोई सा भी डाउट, ठीक है। सुनो मेरी बात, इसी के बेटा अगर मैं तुमको डेफिनेशन वर्ड लिख लो, रेवेन्यू कंसिस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फ्रॉम सच कैपिटल बजट कंसिस्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक। मतलब अच्छा भैया आप ये कहना रहे हो कुल मिला के रेवेन्यू बजट में की बातें आएंगी, एक तो रिसिप्ट हो, एक एक्सपेंडिचर होगा और सेम ही इस भैया के साथ सेम ही कैपिटल में होगा, एक रेवेन्यू एक एक्सपेंडिचर होगा। हाँ तो भैया यहाँ पर मैंने रेवेन्यू का वर्ड आर जोड़ा तो क्या बन गया आर, मैंने बोला आर मैंने जोड़ दिया तो ये था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैंने यहाँ जोड़ दिया सी, तो ये कैपिटल टीचर तो कोई दोबारा बोला तो अब तुम यार रिसिप्ट को कैसे लिखें, मतलब अब भैया एलिमेंट पहले पे जा बोला जहाँ पे भी आ रहा है उसका मतलब एक रेट है नहीं हो रहा है का टू दो रिसिप्ट बात करें, अब एक्सपेंडिचर की बात करी मैंने, इट रेफर्स टू दो रिसिप्ट व्हिच नाइदर क्रिएट और रिड्यूस एसेट, ना लायबिलिटी कम होगा इस साथ एक्सपेंडिचर रिसिप्ट की जगह एक्सपेंडिचर, तो क्या डेफिनेशन गई, इट रेफर टू द एक्सपेंडिचर सॉरी व्हिच नाइदर क्रिएट और रिड्यूस, अब इसमें एक्सपेंडिचर दोनों के इसी के साथ मैंने बोला कैपिटल, इसमें तुमको आता है तो ठीक है और क्या जुड़ा हुआ है इसके साथ आर, यहां पे जुड़ा हुआ है ई, मतलब रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, बोले इट रेफर्स टू रिसिप्ट व्हिच आइदर गेट लायबिलिटी और रिड्यूस इट, और यहां बोल दिया मैंने एक्सपेंडिचर, इसमें देखा इट रेफर्स टू दोज एक्सपेंडिचर आइदर गेट लायबिलिटी और हां तो से डेटा को भी किसी भी कट होना नहीं चाहिए। हां क्लियरली बताया बेटा बजट के दो रेवेन्यू बजट कैपिटल बजट और हर में रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर ये बजट में आते और एक्सपेंडिचर, आपको ध्यान रखना है क्या ये रेवेन्यू है क्या ये कैपिटल है, अगर रेवेन्यू ना तो लायबिलिटी होगी नेट का बस कमाई है और ये कैपिटल का मतलब आ गया या तो लायबिलिटी होगी या कम होगी, यहाँ का ठीक है क्योंकि इतना ही बिकॉज कैचुअल बहुत जाएगा। देखो बेटा इस वीडियो में शायद बगो तो इस वीडियो ये जो आपका भी एक मेरी तरफ एक सुनाओ कि भैया कर लो पढ़ाना यहाँ पे खराब, आई स्टेशन फ्रॉम माय अपने बच्चे पढ़ाना नहीं पाया किसी का, ठीक है मिस यू इट्स माय गारंटी विद 100% रिजल्ट, 100 बैग लेता हूँ 100 किसी की भी बट 90 गारंटी मेरे भाई की है, ठीक है तो अपने भाई जोड़ जाए ठीक, और रिपोर्ट ऑन द कमेंट सेक्शन आई विल बी वेरी नेक्स्ट वीडियो मैं दूंगा विद इन दूंगा जिनको दो वीडियोस में मार्क 50 बजट, मतलब तू 8 दो अगर निकाल तो घंटे में पूरी खत्म, एक भी न्यूमेरिकल करेंगे के साथ में पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, जस्ट थम्स अप।